अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरा नाम माइकल है। मैं अमेरिकन आर्मी से हाल ही में रिटायर्ड हुआ हूँ। वैसे तो मैं बेशुमार मुहिम्मात में हिस्सा ले चुका हूँ, लेकिन मुहिम मेरी ज़िंदगी की ख़तरनाक मुहिम है। मेरी उम्र 40 साल है। बीवी, 2 बच्चों के अलावा और बीमार उम्र रसीदा वालिद के अलावा मेरा कोई नहीं। लोग उम्र रसीदा या बूढ़े होकर नौकरी से रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन मैं अब भी खुद को जवान और फिट समझता हूँ और शायद यही वजह है कि चंद माही मुश्किल से अपने आबाई कस्बे में फैमिली के साथ रह पाया और नई नौकरी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। बच्चों की पढ़ाई, वालदा का इलाज और घर का खर्चा चलाना कोई आसान काम नहीं। वैसे भी इंसान आखिरी सांस तक कुछ न कुछ करने की कोशिश में लगा रहता है और आखिर एक दिन इंटरव्यू की कॉल मौसूल हुई। रात के खाने पर सब घर वाले जमा थे कि मैं गोया हुआ। मामा महकमा जंगलात कैलिफोर्निया वालों ने मुझे नौकरी के लिए बुलाया है और तनख्वाह भी अच्छी है। मेरे ख्याल में अब काफ़ी आराम हो गया और अगर आपकी इजाज़त हो तो ये नौकरी ज्वाइन कर लूँ। मेरी मामा काफ़ी समझदार थी। उन्होंने खांस कर जवाब दिया, बेटा माइकल, वालिदैन हर वक्त अपने बच्चों को आंखों के सामने देखना चाहते हैं। नौकरी पर जाओ मगर हर बार जल्दी आने की सोचना। वैसे मुझे पहले ही से पता था कि तुम घर बैठने वाले नहीं हो। पहले आर्मी और अब महकमा जंगलात, यानी तुम्हारी पसंदीदा एडवेंचरल लाइफ। खैर, सब ने इजाज़त दे दी और मैं तैयारी में मसरूफ़ हो गया। मैं हथियारों पर ख़ास भरोसा नहीं करता, इसलिए हर वक्त अपने साथ कमांडो खंजर ज़रूर रखता हूँ। आर्मी लाइफ में कमांडो खंजर चलाने की महारत हासिल है कि जो कि अब तक नहीं भूला। कैलिफोर्निया के जंगलात पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आए दिन मीडिया पर इनका जिक्र होता रहता है। इंटरव्यू के दौरान एक साहब ने साफ गोई से कहा, देखो मिस्टर माइकल, आपको जिस जगह तैनात किया जा रहा है वो जगह इंतहाई पुरखतर और पुरअसरार है। ये कोई आम जंगलात नहीं। यही वजह है कि पिछले 6 महीने से कई लोग जान से गए। कुछ लापता हुए मरने वाले अफराद में हमारे महकमे के लोग भी शामिल हैं। जंगल में हर वक्त वहशी कबाइल के अलावा खतरनाक चरिंद परिंद और गैर मई मखलूक का सामना रहता है। मेरे चौंकने पर उसने बात जारी रखते हुए मुझे खबरदार किया। मैंने पुरअसरार इसलिए कहा है कि मरने वाले अफराद किसी एक्सीडेंट का शिकार नहीं होते, बल्कि पोस्टमार्टम से ये इंकशाफ हुआ कि ज़्यादातर अफराद डर या खौफ की वजह से मारे गए। किसी को हार्ट अटैक हुआ और किसी को बुरी तरह चीर फाड़ डाला गया, जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक ये किसी जानवर की कारस्तानी नहीं। इन जंगलात की और भी कई कहानियां मशहूर हैं। यही वजह है कि भारी भरकम मुआवजे और मराद देने के बावजूद भी कोई ये नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होता। हमने आपका प्रोफाइल पढ़ा है और आपको इस नौकरी के लिए सिलेक्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आर्मी की तरह यहाँ भी आप ड्यूटी अच्छे तरीके से करेंगे। ऑफिसर्स का खिताब काफ़ी लंबा हो गया। सच पूछो तो ऐसी डरावनी बातें मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी। वहाँ कुछ ज़रूरी कागजात साइन किए और अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेकर आ गया। महकमा जंगलात की टोटल 136 चौकियाँ थीं और मुझे चौकी नंबर 130 पर रिपोर्ट करनी थी, जो हमारे शहर से 4 घंटे की मुसाफत पर वाक़या थी। बस अड्डे पर काफ़ी भीड़ थी और दोपहर का वक्त था। एक बस वहाँ जा रही थी लेकिन खाली थी। शायद वहाँ के लोग भी इन जंगलात की कहानियों को सच मानते थे, जिस तरह वो ऑफिसर बता रहा था। खैर, मैं तो इन बातों को बकवास समझता था। मुझे तो सिर्फ अपनी नौकरी से दिलचस्पी थी। आखिरकार बस चल पड़ी। बस ने खासा तवील सफर तय कर लिया। चौकी नंबर 130 की आवाज़ सुनकर मैंने अपना बैग संभाला। मुझे उतारकर बस फराटे भरती चली गई। सूरज ढलने में अभी कुछ वक्त था। रास्ते के दाएं तरफ सड़क से हटकर 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी इमारत, जिसे चौकी नंबर 130 का नाम दिया गया। ऐसे घने जंगल में वाहिद ये बोसीदा और वीरान इमारत सर छुपाने के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। मेरे इस्तकबाल के लिए 2 एहलकार पहले से खड़े थे। उन्होंने मुझे वेलकम कहा। मेरा नाम डेविड है, मैं यहाँ का लोकल हूँ। दूसरा बोला, मेरा नाम मैथ्यू है और मैं भी लोकल हूँ। वो दोनों मेरे मातहत थे और मैं उनका इंचार्ज। एक कमरे में 3 चारपाइयाँ पड़ी थी। दूसरे कमरे में किचन बाथरूम के अलावा 3 अदद सरकारी बंदूकें और कारतूस भी पड़े थे, जो कि हमें अपनी हिफाजत के लिए दी गई थी। वहाँ का बगौर जायज़ा लेकर हम बातों में मसरूफ़ हो गए। सर, आप थके हैं, इसलिए आप आज आराम करें, हमने आपका खाना रख दिया है। वो दोनों मकामी अफराद थे और सरे शाम होते ही वापस अपने घर चले जाते। मैं यहाँ अजनबी था, इसलिए चौकी नंबर 130 ही मेरा ठिकाना थी। ड्यूटी कुछ इस तरह की थी कि दिन को बाहर कुर्सियां लगाकर हर आने जाने वाली गाड़ी और अफराद की निगरानी की जाती।
जबकि मशकूक अफराद को रोक कर पूछ गिछ करना हमारी ड्यूटी में शामिल था। अंधेरा फैलने से वो दोनों चले गए। मैंने मोबाइल पर बीवी बच्चों से बात की और अपनी ड्यूटी के बारे में बताया। मामा ने बहुत सारी दुआएं दी। यहाँ बिजली बहुत कम जाती थी, इसलिए दोनों कमरे रोशन थे। मैंने पहले खाना खाकर बाद में सरकारी बंदूकें चेक की। वो तीनों अच्छी कंडीशन में थी और तैयार थी। बाद में मैंने बाहर कुर्सी लगाई और काफ़ी देर तक बैठा रहा। इक्का दुक्का गाड़ियाँ आती जाती नजर आती रहीं, जबकि अंधेरा होने पर वो सड़क मुकम्मल सुनसान और वीरान हो गई, यानी रात को यहाँ कोई सफ़र नहीं करता होगा। खैर, मैं काफ़ी देर तक दाएं बाएं जंगल का जायजा लेता रहा और तकरीबन 12 बजे बिस्तर पर आकर लेट गया। सारी रात जंगल से जानवरों की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन मुझे खूब नींद आई। मेरे दोनों अहलकार भी बीवी बच्चों वाले थे, इसलिए वो खाना खा कर आते, जबकि नाश्ते से लेकर डिनर तक मैं खुद पकाकर खाता था। यहाँ से एक छोटा सा टाउन था जो तकरीबन जंगल में ही वाक़या था और हमारी चौकी से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर वाक़या था। हर 2 हफ्ते बाद मैं पैदल ही वहाँ से राशन और सब्जी भाजी वगैरह ख़रीद कर ले आता। टाउन के इकलौते बैंक से हर माह यकम को हमें सैलरी मिलती थी। अपना खर्चा निकाल कर बाकी रकम अपने घर वालों को बेचता। 3 महीने तक तो सब ठीक चलता रहा, जबकि कभी कभी मैं उस ऑफिसर के बारे में सोचता कि यहाँ आते वक्त किस तरह उसने ऐसी डरावनी बातें की थी। एक रात अचानक चीख की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। बाहर किसी जानवर के कराहने की मुसलसल आवाज़ें आ रही थी। मैंने बंदूक उठाई और चौकी से बाहर निकल आया। बाहर गुप अंधेरा था। मैंने जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ का रुख किया। सड़क के किनारे एक भेड़िए का बच्चा शदीद जख्मी हालत में पड़ा था और दर्द से कराह रहा था। शायद किसी चलती गाड़ी के नीचे आ गया था। यहाँ अक्सर जंगली जानवर रात के वक्त सड़क पर निकल आते हैं और बाज़ जानवर तेज़ रफ्तार कारों या गाड़ियों से टकरा कर या तो मर जाते हैं या फिर जख्मी हो जाते हैं। मैं मदद के लिए लपका तो वो बच्चा एक आदमजात को अपने करीब देखकर ज़ोर से चिल्लाया। मैंने फ़ौरन उसे हाथों में उठाया और अंदर कमरे में ले आया, जहाँ हर वक्त एक फ़र्स्ट एड बॉक्स पड़ा रहता। आज वो दवाई काम आ ही गई। मैंने पायोडीन से उसके ज़ख्म साफ़ किए और दवाई लगाकर मरहम पट्टी कर दी। थोड़ी देर बाद उसे आराम आ गया और वो सो गया। मैं भी कुछ देर सिगरेट के कश लगाता रहा और फिर मैं भी सो गया। मेरी तरह डेविड और मैथ्यू भी भेड़िए के बच्चे का खास ख्याल रखते। हमने उसकी खुराक का खुसूसी बंदोबस्त किया। इलाज के बाद उसके जख्म ठीक हो गए। अभी वो छोटा था, इसलिए रात के वक्त उसको दूसरे कमरे में बंद करके रखा जाता ताकि वो बाहर न निकल जाए और किसी जंगली जानवर का शिकार ना हो जाए। बाकी दिन वो हमसे खेलता रहता। काफ़ी महीने गुजर गए, इसलिए मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली और अपने गाँव आ गया। मेरी छुट्टी के दौरान डेविड और मैथ्यू चौकी नंबर 130 में सोते थे और फ़ोन पर उनसे बातचीत होती रहती। हर दफ़ा वो भेड़िए के बच्चे की शिकायत करते। उनके मुताबिक वो भेड़िया रात के वक्त अचानक ज़ोर से चीखता तो उनके आराम में खलल पड़ता था। खैर, मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई और मैं सब घर वालों से अलविदा कहकर वापस ड्यूटी पर आ गया। और फिर रोज़ की रूटीन, वो दोनों पहले की तरह सरे शाम ही घर चले जाते। कुछ दिनों से भेड़िया रात के वक्त ज़्यादा ही शोर मचाने लगा। मेरे सहलाने से वो खामोश तो हो जाता था, मगर बेचैन सा ज़रूर रहता। शायद अब वो बड़ा हो रहा था या फिर जंगल में अपने जैसे भेड़ियों के साथ रहना चाहता हो। खैर, वजह जो भी थी, लेकिन मेरे लिए परेशान कुन थी। एक दिन मैं ज़रूरी सामान लेने के लिए पास वाले टाउन में गया। चर्च से बाहर होकर बाजार से ज़रूरी सामान लिया और वापसी की राह पकड़ी। शाम तो वहीं पर हो गई थी और अब अंधेरा फैलने लगा था। मैं सामान उठाए जंगल के दरमियान पगडंडी से होता अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था कि यकदम किसी ने मुझे पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कोई नहीं था। शायद मेरा वहम था। खैर, मैं दोबारा चल पड़ा। इस मर्तबा जो ही अचानक पीछे मुड़कर देखा तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे देखकर दरख्त की ओट ले ली हो। मैंने फौरन खंजर निकाला, शायद कोई आदमखोर जंगली ना हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव उस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा। लम्हा ब लम्हा मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था, लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से किसी बंदे को वहाँ छुपते देखा था, तो वो आखिर कहाँ चला गया? मैंने खुद कलामी की। जंगल वाकई खतरनाक था। बहुत करीब से शेर, भालू और हाथी की आवाज़ें महसूस कर रहे थे, इसलिए खंजर हाथ में पकड़े रखा और पाँव पर जोर रखा, लेकिन शायद वो भी मेरे ताक़ुब में थे। अचानक झाड़ियों में से एक शेर नमूदार हुआ। मेरे पास बंदूक नहीं थी और इस खंजर से ऐसे वहशी जानवर से लड़ना बेवकूफ़ी थी। इससे पहले कि मुझ पर लपके, मैं फौरन एक घने दरख्त पर चढ़ गया। शेर काफ़ी देर गुस्से से दहाड़ता रहा और मुझे घूरता रहा। वो बहुत भारी भरकम था, इसलिए दरख्त पर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए चला गया। मैं काफ़ी देर तक दरख्त पर बैठा रहा ताकि वो वापस ना आ जाए, लेकिन वो नहीं आया तो मैं दरख्त से नीचे उतर आया। अब मुझे एहसास हो गया था कि ऑफिसर ने ठीक कहा था,
कि ये जंगल खतरनाक भी है और पुरस्कार भी, तभी तो यहाँ कोई नहीं आता। चौकी पहुँचने तक मुझे ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई साया मेरा पीछा कर रहा हो। वहाँ पहुँचा तो भेड़िया भी बहुत चीख रहा था। मुझे देखकर दौड़ता हुआ आया और मेरे कदमों पर अपना सर रख दिया। वो मुझसे काफ़ी मायूस हो चुका था। आज की रात बड़ी मुश्किल से कटी। सारी रात इन वाक़यात को लेकर सोचता रहा और करवटें बदलता रहा। सुबह को डेविड और मैथ्यू से इस बात का जिक्र किया, वो तो पहले ही डरे थे। मेरी बात सुनकर और भी सहम गए और मेरी हिम्मत की दाद देने लगे। सर जी, आपका हौसला है जो इस चौकी में अकेले सोते हैं। आपसे पहले जितने भी इंचार्ज यहाँ तैनात हुए या तो वो भाग गए हैं या लापता हो गए, जबकि उनमें से अक्सर रात में पास वाले कस्बे में जाते थे जहाँ नाइट क्लब में मौज मस्ती करते थे, जबकि चौकी सारी रात खाली रहती और वो सुबह को वापस आते। यहाँ तो कोई चेक करने वाला है ही नहीं और ना महकमे से यहाँ कोई आना पसंद करता है। सब डरे हुए लोग हैं। हम तो सिर्फ दिन में ड्यूटी करते हैं, मगर सलाम है आपको जो रात को भी ड्यूटी ऐसा तरीके से अंजाम देते हैं। रोजी रोटी के लिए सब कुछ करना पड़ता है और मैं कोई अमीर ज़्यादा नहीं। मकामी लोग तो दिन में भी फॉरेस्ट आने से कतराते थे, जबकि पास वाली चौकियों के ही ऐसे हालात थे। कभी कभार दूसरी चौकियों का भी चक्कर लगता, लेकिन वो भी चौकी नंबर 130 को खतरनाक तरीन चौकी करार देते। एक रात का जिक्र है, मैं चौकी में सो रहा था। बाहर मौसम बहुत खतरनाक था। शदीद बारिश और तूफानी हवाओं के शोर से आसमानी बिजली की चमक ने जंगल का माहौल पुरस्कार बना दिया था। आज फिर मेरा पालतू भेड़िया चीख रहा था। मेरी आंख खुल गई। मैंने उसे दूसरे कमरे में बंद करके दरवाजे की कुंडी लगा दी और सिगरेट के कश लेने लगा। अचानक बाहर का दरवाजा जोर से बजने लगा। रात के इस पहर कौन हो सकता है? शायद किसी मुसाफिर की गाड़ी खराब हो गई और उसे मेरी मदद चाहिए हो। मैं उठा, दरवाजा खोला। बाहर एक खूबसूरत लड़की बारिश में भीग रही थी। माफ कीजिए, वो दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मदद के लिए आपके दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दाएं बाएं नजर दौड़ाई, लेकिन कोई गाड़ी नजर नहीं आई। आपकी गाड़ी तो नजर नहीं आ रही। वो जेरे लब मुस्कुराई और बोली, दरअसल यहाँ से काफी दूर मेरी कार खड़ी है। मैं काफी दूर निकल आई हूँ। बारिश रुक जाने तक मैं क्या आपके यहाँ रुक सकती हूँ? उसने सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखा। अरे क्यों नहीं, आइए तशरीफ लाइए। उसके पांव कमरे के अंदर दाखिल होते ही मेरा पालतू भेड़िया, जो दूसरे कमरे में बंद था, जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो वो लड़की शदीद सहम गई और फौरन पीछे मुड़ गई। अरे मैडम डरो नहीं, वो मेरा पालतू भेड़िया है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और वो दूसरे कमरे में है। डरते डरते वो एक कोने में रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसके कपड़े मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे और गीले हुए थे, जबकि भेड़िया बदस्तूर शोर मचा रहा था। देखो मैडम, आपके कपड़े भीग चुके हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले आपको वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज करने चाहिए। ये तौलिया ले लीजिए जब तक मैं लकड़ियों की आग जलाता हूँ। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। वॉशरूम इसी कमरे में है। यह सुनते ही चीख पड़ी, नहीं नहीं, मुझे उस कमरे में नहीं जाना। मेरा मतलब है मुझे वॉशरूम में नहीं जाना। अजीब बात है, तो फिर वो आई किस लिए थी? मैंने कहा, मैडम मैं कोई गाड़ी का मैकेनिक नहीं, मैं इस चौकी का इंचार्ज हूँ और यकीन माने मैं एक शरीफ इंसान हूँ। वो मेरी बात समझ गई थी, बोली, डर आपसे नहीं, अंदर आपके भेड़िए से लग रहा है। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी आवाज़ बड़ी अजीब और बेसुरी थी। वो इस तरह बात करती जैसे कोई खूंखार शिकार को देखकर गुर्राता है। आपको इस वीरान जंगल में डर नहीं लगता? उसके सवाल पर मैं मुस्कुराया और सिगरेट निकालकर कश लेने लगा। नहीं। मेरा मुख्तसर जवाब सुनकर वो मुस्कुराई। बहादुर लोग मुझे पसंद हैं, लेकिन खुदकुशी के लिए चौकी नंबर 130 में क्यों? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी मैं समझा नहीं। वो अपनी जगह से उठी और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। अब मेरी नज़र उसके पूरे सरापे पर पड़ी तो मैं एकदम घबरा गया। ओ माय गॉड, उसके पांव तो उल्टे थे, पिछल पैरी यानी चुड़ैल। मैंने तेजी से बंदूक उठाई और उसकी तरफ तान कर खड़ा हो गया। फिर वो बला मेरी तरफ मुड़ी। उसकी खौफनाक शक्ल देखकर मेरे हवास बाख्ता हो गए। वो जोर जोर से हंसी और मेरी बंदूक को न जाने क्या हो गया, ट्रैगर दगाने के बावजूद नहीं चली। तो उसे फेंक कर मैंने खंजर निकाला, लेकिन मेरे हाथ भी जैसे सुन्न हो गए। मेरा पूरा जिस्म जैसे पैरालाइज हो गया और जैसे मैं पत्थर का बन गया। वो मेरी इस कैफियत से लुत्फ अंदोज हो रही थी। फिर वो मेरे करीब आई और बोली, भाग जाओ यहाँ से, ये जंगल मेरा है। ये मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ। इसके बाद इस जंगल के आसपास भी नजर आए तो चीर फाड़ कर रख दूंगी। वो तो कब की चली गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। उसके जाने के बाद भी मैं घंटों तक वहीं बुत बना खड़ा रहा। आखिरकार मुझे होश आ गया और बाहर देखा, लेकिन वहां तो कोई जी रूह नजर नहीं आ रही थी। बारिश रुक चुकी थी। मैं वापस कमरे में आया।
लेकिन मेरी हालत शदीद ख़राब थी और बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अगले दिन होश आया, मेरे मातहत एहलकार मेरे सर के ऊपर खड़े थे। सर, क्या हो गया आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं उठ बैठा और रात वाले वाक़े से उनको आगाह किया। मेरी बात सुनकर वो तो शदीद डर गए और मेरी हौसला अफजाई करने लगे। मुझे शदीद बुखार था। डेविड ने फर्स्ट एड बॉक्स में से बुखार की गोली निकालकर मुझे दी। उस चुड़ैल की हैबत अभी तक मेरे हवास पर सवार थी। मैथ्यू कहने लगा, सर मैंने सुना है कि भूत प्रेत भेड़िए से बहुत डरते हैं। भेड़िया ही वो वाहिद जानवर है जिसे भूत दिखाई देते हैं। वो इनसे लड़ता भी है। तो जिस वक्त वो चुड़ैल यानी लड़की के रूप में आई थी तो हमारा पालतू भेड़िया क्या कर रहा था? वो दूसरे कमरे में बंद था। हमने दरवाज़ा खोला और भेड़िया जो एक कोने में बैठा था हमें जिंदा सलामत देकर भागता हुआ मेरे कदमों में आकर बैठ गया। शायद उसने चुड़ैल की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, इसलिए पूरी रात जब तक वो चुड़ैल घर में मौजूद थी वो ज़ोर ज़ोर से चीखता रहा। लेकिन मैं ये बात कैसे भूल गया कि भेड़िए को ऐसी मखलूक दिखाई देती है। कुछ दिन तबीयत ख़राब रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता तबीयत बहाल हो गई। मैंने घर वालों से इस बात का जिक्र नहीं किया। दरअसल मैं अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता था। डैड के गुजर जाने के बाद माँ ने बहुत मुश्किलों से हमें पाला पोसा और पढ़ाया था। अब आखिरी उम्र में मामा के लिए कोई भी सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। इसलिए आर्मी की सर्विस के दौरान बड़े मुश्किल दौर में भी हमेशा अपनी मम्मा को सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है हौसला देता रहा, और अब भी यही रूटीन है। जबकि मेरी बीवी हमेशा मुझे टोकती रहती कि मुझे अपनी परेशानी बयान करनी नहीं आती। आज तबीयत कुछ बोझल सी थी, इसलिए मैं सड़क पर रात देर तक चहलकदमी कर रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो सड़क के किनारे किसी गाड़ी के इंतजार में खड़ी थी। मैंने समझा शायद ये वही चुड़ैल है जो दूसरा रूप बदलकर मेरे सामने खड़ी है। सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है। मुहावरे के मुताबिक मुझे अब डर लग रहा था, इसलिए मैं डरते कांपते उसके करीब गया। पहले तो मैंने उसके पाँव की तरफ गौर से देखा। जब मुझे पूरी तसल्ली हो गई कि उसके पाँव बिल्कुल ठीक ठाक और नॉर्मल हैं, तब जाकर मुझे हौसला मिला और मैंने बात की। मैडम, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं, और आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? वो बड़ी मासूमियत से बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ और किसी गाड़ी के लिए लिफ्ट के इंतज़ार में खड़ी हूँ। शुक्र है कि चौकी नंबर 130 वहाँ मौजूद थी, जो कभी कभार मुसाफिर खाने में बदल जाती थी, और ऊपर से मेरी हमदर्दाना तबीयत। खैर वो मेरे साथ चौकी में आ गई। उसे देखकर भेड़िया खामोश रहा। फिर जाकर मेरी पक्की तसल्ली हुई कि वो चुड़ैल नहीं थी। उसे खाना वगैरह सर्व किया और काफ़ी देर तक हम बातें करते रहे। सुबह होते ही उसने शुक्रिया अदा करते हुए अपनी राह ली। हालात मामूल पर आ गए। एक रात बदकिस्मती से मेरी चौकी के सामने सड़क पर एक हौलनाक हादसा हुआ। 2 कारें आपस में टकरा गईं और दोनों में बैठे मुसाफिर मर गए। सुबह तक पुलिस आ गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी वीरान सड़क पर ऐसा खौफनाक एक्सीडेंट होता कैसे मुमकिन था। वो सारे लोग एक ही बात दोहराते थे कि पिछले सारे वाक़यात की तरह इसमें भी किसी गैर मरई मखलूक का हाथ हो सकता था। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। अगले दिन महकमा जंगलात वालों ने हमें ऑर्डर दिया कि आज के बाद हमें तीनों एहलकार रात के वक्त इकट्ठे चौकी में ड्यूटी देंगे। मैं तो आदी था, लेकिन डेविड और मैथ्यू को चौकी में सोने से मुश्किल पेश आ रही थी, और उनकी वजह भी जायज़ थी। वो दोनों मकामी थे, लेकिन सरकारी ड्यूटी थी, इसलिए फ़िलहाल मसलहतन खामोश रहे। एक रात का जिक्र है कि हम सब सो रहे थे कि मुझे ख्वाब में मामा नजर आई। मैं ख्वाब में भी सोया हुआ नजर आ रहा था कि मामा ने मुझे जगाया। उठो बेटा माइकल, आओ मेरे साथ, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं नींद से उठा, तब ही मामा मेरा हाथ पकड़कर काफ़ी दूर ले गई और मुझसे बोली, बेटा ये नौकरी छोड़ दो। ये बात सुनते ही मेरी आंख खुल गई और मुझे उस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा जब खुद को बेदारी की हालत में चौकी से बहुत दूर पाया। मैं यहाँ तक कैसे आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब मैं वापस चौकी नंबर 130 में आया तो मैथ्यू, डेविड समेत पालतू भेड़िए को मुर्दा पाया। किसी ने तीनों को बेदर्दी से चीर फाड़ डाला था। उनकी मौत के साथ ही मैंने ये नौकरी छोड़ दी और वापस अपने गांव आ गया। मुझे तो मामा की दुआओं ने बचा लिया, मगर उस चुड़ैल ने उन तीनों को मारकर अपनी दहशत दोबारा कायम कर ली। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।